नमस्ते, मैं सौरभ द्विवेदी, ये है मेरे साथी निखिल। जब जीवन शुरू होता है तो पहला स्वाद किस चीज का होता है? दूध, माँ का दूध। कुछ बड़े होते हैं तो माँ के दूध की जगह गैया का दूध, भैंस का दूध और भी दूध आते हैं, जीवनदायी दूध। और हम लोगों को छुटपन से बताया गया है कि साहब एक समय था कि भारत सोने की चिड़िया था और घी दूध की नदियां बहती थी थोड़ा अजीब लग रहा है। दूध की नदियां बहती हैं, नदियां हैं कि नाले पता नहीं, आप वीडियो देखकर तय करिए। ये तस्वीर है शिरडी की, एक टैंकर जिसमें किसानों ने बहुत मेहनत से अपने घरों में, अपनी डेयरी में दुधारू पशुओं की सेवा करके उनके 51 होने के बाद जब बच्चा हो गया और वो दूध देने लगे, रिपीट पे दिखाइए, तो दूध जुटाया होगा, उनकी जीविका होगा। वो क्या मजबूरी रही होगी जो उन्हें विरोध प्रदर्शन का ये तरीका अख्तियार करना पड़ा। सड़कों पर दूध बहाया जा रहा है। तारीख क्या है आज? तारीख 1 जून है। गूगल करिए, आज वर्ल्ड मिल्क डे है। टीवियां देखिए, खूब सारी टीवियां देखिए। आज देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नेता और प्रवक्ता पाकिस्तान, मोर, गाय और बहुत सारे बेहद जरूरी मुद्दों पर बहस कर रहे हैं। हमने सोचा जरूरी मुद्दों पर वो बहस कर रहे हैं, गैर जरूरी मुद्दे पर महाराष्ट्र का किसान क्यों आंदोलन कर रहा है, इस पर हम बहस कर लेते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे साथी निखिल। क्यों बहाया जा रहा दूध? सर, दूध इसलिए बहाया जा रहा है, और जैसे हम एक वीडियो जो आपने देखा ये शिरडी का था, पर ये लगभग पूरे महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हम सुबह से खबरें देख रहे हैं। और ये लोग दूध इसलिए बहा रहे हैं क्योंकि ये मजबूर हैं कि इनको इनके दूध की असल कीमत नहीं मिलती है और इनके बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इसमें से ये एक चीज़ आपने देखी, किसानों की डिमांड ये है कि हम एक भी फसल उनके पूरे सीजन में जो होती है वो इस कीमत पर नहीं बेच पा रहे हैं महाराष्ट्र में कि उनको कुछ भी आवक हो जाए। तो इसलिए वो सड़कों पर बहा रहे हैं कि सरकार कम से कम अब इस मुद्दे पर ध्यान दे ले कि जब हमारी मेहनत, हमारा पसीना जो बह रहा है सड़क पे, दूध, तो उस पर मतलब गवर्नमेंट रिएक्ट करे। निखिल, ये कौन कर रहा है? ये इसके पीछे संगठन कौन है? सर, इसके पीछे कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। इसके पीछे किसान क्रांति मोर्चा के तहत महाराष्ट्र के लगभग 5 लाख किसान बताए जाते हैं। अलग अलग संगठन एक छाते के तले आए। हाँ जी। उनकी कम से कम 37 संगठनों के बारे में हमें पता चला। तो उन्होंने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया, किसान क्रांति मोर्चा, और उसके बैनर तले ये लोग ये कर रहे हैं। तो पूरे महाराष्ट्र में जो कृषि मंडी होती है, एपीएमसी, जहां किसान जाता है, वो थोक व्यापारी को बेचता है, वो थोक व्यापारी फिर चिल्लर व्यापारी को बेचता है और चिल्लर व्यापारी आपके घर में सब्जी लाता है। तो आज ये सारी एपीएमसी बंद है महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में। तो आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि लोगों को सब्जियां मिलना बंद हो जाए। और हमने कोशिश की ललन टॉप ने सुबह से लेकर अभी तक की जितने स्टेक होल्डर से हम संपर्क कर पाए, तो उनसे हमने जानकारी इकट्ठा की है। इस पर क्या, अगर ये जैसे कई बार क्या होता है कि विरोध सांकेतिक होता है, पर ये विरोध सांकेतिक नहीं लग रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो 2 दिन में जो महाराष्ट्र के नर्व सेंटर हैं, जो सबसे बड़े, मुंबई और पुणे, उन पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा। क्या है, क्या आपको आकलन क्या लगा रिपोर्ट करके? सर, आकलन इसका सबसे ज्यादा असर मुंबई पे पड़ेगा, क्योंकि जो किसान क्रांति मोर्चा का सबसे ज्यादा जोर है, तस्वीरें भी दिखाते रहिए जी। हाँ जी, वो नासिक और अहमदनगर में है। और ये 2 जिले वो हैं जहां से दूध और सब्जी जाया करती है मुंबई शहर को। और इसीलिए जब यहां से सप्लाई बंद हो जाएगी तो ये हो सकता है कि मुंबई में 2 या 3 दिन के बाद में दूध और सब्जियों की सप्लाई रुक सी जाए। और आज महाराष्ट्र के जो कृषि मंत्री हैं पांडुरंग फंडकर, उनको ये बयान देने पर मजबूर हो जाना पड़ा कि सरकार किसी प्लान बी के बारे में सोच रही है कि जब ये सप्लाई कट हो जाएगी तो मामला बहुत सीरियस है। मामला सीरियस है। और सरकार ने क्या कोई भरोसा दिलाया है कुछ अभी, या दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने कोई अभी तक बयान दिया? शरद पवार का आप जिक्र कर रहे थे। हाँ जी। बयान से पहले मैं बताऊं कि किसान क्रांति मोर्चा का ये जो प्रोटेस्ट है, हाँ जी, वो अचानक नहीं हुआ है। अच्छा। तो वो मिलने गए थे 30 मई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से, पर कोई बात बन नहीं पाई, सरकार कोई आश्वासन दे नहीं पाई। ऐसी क्या मांग है उनकी जो सरकार पूरा नहीं कर पा रही? इस देश की तो सब सरकारें कहती हैं हम किसानों के हितैषी हैं। हाँ जी।
उनकी एक बात बड़ी नोटिस करने वाली बात ये थी कि इस तरह के जब संगठन बनते हैं अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसमें और किसी पॉलिटिकल पार्टी का यदि सपोर्ट ना हो तो लोग बहुत हेवायर मांगे करते हैं, कुछ भी जो जी में आ रहा है। पर इन संगठनों की बड़ी स्पेसिफिक मांग है। उसमें से सबसे बड़ी मांग ये है कि किसानों के जितने किसानों पे कर्ज है उसको बिला शर्त माफ किया जाए। और ये डिमांड बहुत पुरानी है। 2 साल से महाराष्ट्र में सूखा पड़ रहा है। पिछले बार बारिश हुई तो कुछ जगह बाढ़ आ गई और कुछ जगह बम्पर पैदावार हो गई। तो तभी वो प्याज की भी कुछ तस्वीरें हाँ जी आई थी। वो जो आपने वो प्याज वाली तस्वीर आपने देखी थी, वो महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर एक किसान, वो तुअर दाल भी है और प्याज है, ये इनको भाव नहीं मिल रहा है तो ये वहां पे जाकर इसे सड़क पर मतलब एक प्रोटेस्ट है उनका कि हम ये देखिए सड़क पे हम अपना प्याज छोड़ देते हैं जब इसकी हमें कीमत नहीं मिल रही है। सही बात। तो इनकी डिमांड 2 साल पहले की है। इसके बाद में अलग अलग राज्य सरकारों ने, जैसे यूपी में माफ हो गया है कर्ज, इनका माफ नहीं हुआ है। यूपी में 1 लाख रुपए तक का जो कर्ज है छोटे किसानों का, वो कुछ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफ कर दिया। हाँ जी, उनकी पोल प्रॉमिस भी थी। तो तब से ये पॉलिटिक्स चल रही है। और वहां पे इन लोगों की, तो इनकी डिमांड्स में बता दूं, इन्होंने कहा इन्हें हवाई माफी नहीं चाहिए। इन्होंने कहा है कि हमारा जो रसीद पट्टा है जमीन का 7/12, इन्होंने कहा कि 7/12 में जो हमारी देनदारियां हैं वो सरकार वापस ले। अच्छा, ऐसा हवाई आश्वासन नहीं होगा कि हमारा लोन वापस आप कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 60 साल से ज्यादा जिनकी उम्र हो जा रही है, बुजुर्ग किसान, उनके लिए सरकार एक पेंशन योजना लगा ले। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी आपने इस मांग का जिक्र किया, एक अटल पेंशन योजना आई है। हाँ जी, है ना, तो वो उसका मुझे लगता है किसानों को लाभ उठाना चाहिए जी। थोड़ा सा मामला यहाँ से मूल मुद्दे से हटेगा। हम लोग जब उत्तर प्रदेश के चुनाव की कवरेज कर रहे थे तो हमें अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता भी मिलते थे, कई ऐसे भी जो हाईकमांड की तरफ से भेजे गए थे। भाजपा के हमें ऐसे कुछ कार्यकर्ता मिले थे, वो फीडबैक चाह रहे थे। तो हमने उन्हें जो फीडबैक दिया वो हम आपको ही बताना चाहेंगे। इस देश में बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, अच्छी सरकारी योजनाएं हैं, वो सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं क्योंकि सरकार उन सरकारी योजनाओं के अमल के लिए सरकारी तंत्र पर निर्भर रहती है, जो नौकरी समझकर करते हैं। ज्यादातर मामलों में खाना पूर्ति होती है। हमारा सुझाव यह है कि LIC की पॉलिसी कैसे बिक जाती है, क्योंकि एक एजेंट है जिसको थोड़ा सा फायदा मिलता है तो वो अतिरिक्त कोशिश करता है। वैसे ये सारी जो सरकारी स्कीम है, चाहे वो बैंकों में बीमा वाली हो या दूसरी हो, अगर उनको गांव के स्तर पर एक लड़का हो, जैसे आप देखिए आधार कार्ड आपने कई एजेंसीज को दिया तो वो खोज खोज के लोगों का बनवा रहे हैं क्योंकि उसमें उनका कमीशन है। वैसे ही सरकारी इमदाद की स्कीम्स का भी काम होना चाहिए। किसानों के लिए अलग से पेंशन स्कीम, जब एक केंद्र सरकार सबको सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में लाने की कोशिश कर रही है, ये मांग मुझे बहुत जायज नहीं लग रही है। खैर, इसके भी तर्क होंगे। हाँ जी, सबसे बड़ी मांग लोन माफी की है। दूसरा इन्होंने कहा है कि 50 रुपए लीटर कम से कम दूध की कीमत हो। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि ग्राहकों को महंगा मिले, पर उनकी लागत निकल नहीं रही है उस भाव के नीचे, इसलिए इनकी एक डिमांड ये है। ग्राहक ये भी कहेगा कि फिर जो 50 रुपए लीटर का दूध मिले उसमें सिर्फ दूध ही हो। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। और उसके बाद किसानों ने कहा है कि स्वामीनाथन कमेटी जो बनाई थी केंद्र सरकार ने 2004 में, उसकी सिफारिशें सरकार मान ले। क्या है, अगर आप थोड़ा 2-3 मोटा माटी बताएं। हाँ जी, इसकी चार रिपोर्ट सबमिट हुई है केंद्र सरकार के पास। 2004 में एक गई, फिर अगस्त के 2005 में एक रिपोर्ट गई, दिसंबर 2005 में गई, अप्रैल के 2006 में भी गई। तो सरकार के पास एक पोथा होगा, तो उसमें से कुछ एक मोटा मोटी मांगे हम बता देते हैं। कि पहली तो ये कि जो किसान की उपज है जो APMC में बिकती है मंडी में, उसमें उसको कम से कम 50% का फायदा मिल जाए, उसकी लागत का कम से कम। और फिर उसके बाद सिंचाई की व्यवस्था उसको हो जाए, ड्रिप इरिगेशन पे उनको मदद मिले। इस तरह की बहुत जितने मुद्दे किसानों को से जुड़े होते हैं उनमें एक सीलिंग की भी है कि जिन किसानों के पास जमीन नहीं है, बहुत छोटा किसान है, तो उसको सीलिंग की जमीन मिल जाए। अभी तक हुआ नहीं है, बहुत सारे जगह पे नहीं हुआ है। और एक जगह में तथ्यात्मक रूप से गलत था, मेरे साथी ऋषभ ने उसकी तरफ ध्यान दिलाया है। अटल पेंशन योजना आगे चलकर 60 साल से ऊपर के किसानों के लिए फायदेमंद होगी, 10-15 साल में। फिलहाल नहीं हो सकती है क्योंकि उसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो और तभी आप इस पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, और वो 60 के बाद मिलेगी। तो ये मांग जायज़ है, मैं माफ़ी चाहूँगा, तथ्यात्मक रूप से गलत था। जो अभी 60 के, 55 के, 50 के किसान हैं, उनके लिए भी इस तरह की कोई योजना आनी चाहिए। ऋषभ जी, क्या कहना है आपका? हाँ सर, बिल्कुल। ये मतलब उनके लिए जो कि 50-55 पार कर चुके हैं, तो उनके लिए जैसे कि LIC वगैरह में नई नई स्कीम्स लाते हैं, तो इनमें भी ला सकते हैं। मतलब पेंशन योजना से इतर कि उनके मतलब पुराने वो देखते हुए, मतलब उसमें ये भी कर सकते हैं कि कितना इन्होंने खेती के हिसाब से कितनी पैदावार हुई होगी। तो ये भी नहीं कहेंगे कि एक समान सबको पेंशन मिले,
अकॉर्डिंगली मिल सकती है। मतलब अगर सरकार सबको एक बराबर न देना चाहे तो पेंशन में यही होता है ना कि आपने कितना कमाया है उस लिहाज से ये दे सकते हैं। और इसमें ये चीज मुझे समझ में नहीं आई कि किसानों को बिना ब्याज कर्ज दिया जाए। थोड़ा बहुत ब्याज इसलिए रहना चाहिए ताकि उनका रोटेशन चलता रहे, है ना, पर वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा ये मानना है कि इस देश में खेती के लिए और शिक्षा के लिए जो ब्याज दर है वो बहुत कम होनी चाहिए, है ना। और दूसरी चीज सरकार को ये भी इंश्योर करना चाहिए, सरकार और दूसरी बैंकिंग एजेंसीज को, कि लीकेज ना हो। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड आए हैं तो कई पैसे वाले जो किसान हैं वो पैसा निकलवा लेते हैं, फिर हाहाकार मचता है, छोटे किसान कहते हैं कि हम परेशान हो रहे हैं, तो फिर सरकार माफ कर देती है। छोटे किसानों को फायदा होता है, बड़े किसानों ने पैसा निकलवा के रखा हुआ, बैंक वाले उन्हें बता देते हैं कि अरे ये तो माफ हो जाएगा, आप निकलवा के रख लो, तो उनको फायदा हो जाता है। और कभी नहीं भी होता तो वो वापस उतना जमा कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसको और फुल प्रूफ बनाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा और क्या है इशू? ये बड़ी बड़ी उनकी मोटा मोटी मांगे थी जिसको लेके पिछले कम से कम आप समझ लीजिए ये तो 2 साल से चल रहा है जब से सूखा पड़ रहा है, पर इसका असर आज हम देख रहे हैं कि पहली बार ये हुआ है कि स्टेट में एक ब्लॉकेड, बड़ा ब्लॉकेड अटेम्प्ट करने की कोशिश हो रही है। अच्छा। इससे पहले बहुत सारे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हुए हैं। अब ये हो रहा है कि वो कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह मुंबई को स्क्वीज किया जाए, क्योंकि वो कैपिटल है, वहां पे विधानसभा बैठती है, वहां मुख्यमंत्री का घर है। एक तो और वजह भी है। हाँ, वो वजह ये है कि जब तक दिल्ली में मक्खी भी मरती है तो ब्रेकिंग न्यूज होती है। दिल्ली देश है, देश दिल्ली होने की हसरत पालता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, हर तरफ से आदमी दिल्ली आता है ताकि उसको भी देश माना जाने लगे। मुंबई दिल्ली के बाद दूसरा देश है, तो जब मुंबई तक प्रोटेस्ट पहुंच जाएगा तो मीडिया की नजर चली जाएगी, है ना। तो इस वजह से भी उनकी कोशिश होगी। एक चीज निखिल जिस पर मुझे लगता है कि दर्शकों के सामने हमें बात करनी चाहिए, वो ये है कि आपने कहा कि ये जो किसान संगठन है ये गैर राजनीतिक मंच है। अक्सर हम देखते हैं कि जब इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं तो अलग अलग राजनीतिक दलों के, खासतौर पे विपक्षी पार्टियों के नेता पहुंचते हैं, मंच पर जाते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ? जी, अभी तक की जितनी जानकारी हम इकट्ठा कर पाए हैं, मैं कन्फेस करूंगा कि मैंने आज ही इस पे रिसर्च की है, तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, पर अब तक हमें जितनी जानकारी उपलब्ध हमारे पास है उसमें अब किसान क्रांति मोर्चा ने एक्सप्लिसिट जाकर के किसी राजनीतिक दल के साथ उनकी ना मीटिंग हुई है, ना किसी को उन्होंने अपने मंच पर लिया है। जैसे पिछले दिनों मराठा स्वाभिमान रैली हुआ करती थी तो उसमें ये बिल्कुल एफर्ट हुआ करता था कि इस रैली में कोई नेता नहीं दिखेगा, हाँ, क्योंकि वो आंदोलन हाईजैक हो गया था। अभी हाँ जी, आखिरी में मैं एक शरद पवार की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, उसमें ये वाकया था, आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप लोग अक्सर पॉलिटिकल किस्सों का जिक्र करते हैं, इसलिए लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। 80 का दशक था, कांग्रेस की सरकारें थी हर तरफ, धीमे धीमे कांग्रेस के विरोध में एक मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश हो रही थी, और उन्हीं कोशिशों के तहत महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियां, शरद पवार तब विपक्ष में हुआ करते थे, अभी भी विपक्ष में हैं, एक आंदोलन बिल्ड कर रहे थे, एक मार्च निकाल रहे थे। प्रकाश सिंह बादल वही काम कर रहे थे पंजाब में, और चौधरी देवीलाल वही काम कर रहे थे हरियाणा में। तो इन लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ी रैली की थी दिल्ली में। तो शरद पवार लिखते हैं कि मैं ये देखता था कि ताऊ देवीलाल जब पश्चिमी यूपी, हरियाणा या राजस्थान में रैली की तैयारी कैसे कर रहे हैं, तो ताऊ गांव जाते थे, हुक्का आता था, खटिया पे ताऊ बैठे, हुक्का आया, हुक्का गुड़गुड़ाया, बोले हाँ भाई क्या रेट मिल रहा है धान का, तो रेट बताया। दूसरा और आखिरी सवाल, इस रेट से संतुष्ट हो, खुश हो? किसान कहते थे नहीं है, तो कहते थे नहीं हो तो यहां क्यों बैठे हो, ट्रैक्टर उठाओ और दिल्ली पर चढ़ाई कर दो। उसके बाद एक गिलास दूध आता था, ताऊ दूध गटकता था और दूसरे गांव चला जाता था। चौधरी देवीलाल की कई राजनीतिक आलोचनाएं हो सकती हैं कई तरह से, लेकिन ये जो गिरफ्त थी ना चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, ये अब थोड़ी रेयर हो गई है, और जहाँ कहीं होती भी है बहुत ही फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पे होती है कि फलाने जी ने कार रोक कर गरीब के बच्चे को उठा लिया या वो कर लिया। ये प्रसंग शरद पवार ने सुनाया, और उसके बाद एक दूसरे शरद जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े और प्रभावी किसान नेताओं में से एक रहे हैं, शरद जोशी का जिक्र किया। शरद जोशी उसी दौर में जब ये सारी राजनीतिक मांगे हो रही थी, शेतकारी संगठन के बैनर तले बहुत बड़ा किसान आंदोलन कर रहे थे, और इस देश के हर किसान आंदोलन को उस आंदोलन से सबक लेना चाहिए। पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाएं, वो महिलाएं जो चूल्हा चौका संभाल रही थी, वो महिलाएं जो खेतों में कटाई के वक्त जाती थी, वो आंदोलन में शामिल हुई थी। और शरद जोशी ने बहुत ही सरल वैज्ञानिक ढंग से
किसानों को समझाया था कि कैसे सरकार की नीतियां तुम्हारी उपज, उसके मूल्य और सब चीजों को प्रभावित कर रही हैं। अद्भुत था वो दौर। लेकिन शरद पवार ने शरद जोशी की आलोचना की कि उन्होंने इसको राजनीतिक मंच नहीं बनाया, और बकौल शरद पवार इसी वजह से इस आंदोलन के उतने परिणाम नहीं मिले। हालांकि बाद में शरद जोशी को शायद इस रणनीतिक गलती का एहसास रहा होगा और 1994 में उन्होंने स्वतंत्र भारत पक्ष करके एक संगठन बनाया। बहुत सफलता नहीं मिली, एक बार एक विधायक जीता। फिलवक्त वो राज्यसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। तो ये बड़ा टू बी और नॉट टू बी वाला मामला है कि राजनीतिक पार्टियों को शामिल किया जाए इस तरीके आंदोलनों में कि ना किया जाए। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल वाले मामले में भी ये बात हुई थी। इस पर ऋषभ कुछ जोड़ना चाहेंगे? इसमें क्या है कि जब किसानों का जो आंदोलन है उसमें राजनीतिक पार्टियां नहीं आए तो बेहतर है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मसला नहीं है। जो 30-40 साल पहले पॉलिटिक्स की ज़रूरत इसलिए थी कि किसानों को अपने राइट्स जानने थे। उनको मतलब ये जानना था कि सरकार से कैसे हम अपनी बात कह सकें या अपनी वो चीज़ें मनवा सकें। लेकिन क्या है कि किसान पिछड़े ज़रूर हैं, पहले की तुलना में अवेयर हैं। बिल्कुल ये इकोनॉमिक्स का मसला है। अभी ये सरकार की ज़रूरत हो चुकी है। सरकार की ज़रूरत हो चुकी है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन सरकार पर दबाव बनाने के लिए जो लोग विधायिका में हैं उनको भी तो पक्ष में आना होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग छात्रावास को लेकर कोई आंदोलन कर रहे हैं और हमारी वीसी नहीं सुन रहा है, तो हम इसलिए इलाके के विधायक सांसद से मिलते हैं, वो भी हमारे हक में वो एक क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो जांच होती है, दबाव बनता है। तो ये वो कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना, तो सबको हाथ लगाना होगा। किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र विधानसभा में भी सत्ता पक्ष पर दबाव बने। और वैसे भी इस तरह के फैसले अमूमन जब लिए जाते हैं तो वो बहुत ही एकांगी ढंग से नहीं लिए जाते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें साथ लिया जाता है। और योगी आदित्यनाथ की लोन वेबर के बाद वैसे भी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार के ऊपर या खट्टर की सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है। हालांकि लुभावनी पॉलिटिक्स कहती है जो मांग रहे हैं सब दे दो, पर समझदार पॉलिटिक्स कहती है कि ऐसा ना दे दो कि सरकार की वित्तीय हालत ही चरमरा जाए, जैसा पंजाब में हुआ कि सब्सिडी के नाम पर लगातार मुफ्त बिजली दी गई और पंजाब की बहुत बुरी आर्थिक स्थिति है। कोई पॉइंट जो छूट रहा हो? हाँ जी, मैं यही बता रहा था, जिस दबाव की आप बात कर रहे हैं कि वो मूवमेंट अपने आप में एपॉलिटिकल बताया जा रहा है, पर वो दबाव खत्म नहीं है। इस जैसे जो एक बाहरी समर्थन का प्रेशर, मॉरल प्रेशर महाराष्ट्र के पूरे ऑपोजिशन पे भी है, और जो महायुति में जो महायुति महाराष्ट्र के गठबंधन का नाम है, जिसमें भाजपा सीनियर पार्टनर है और शिवसेना। तो शिवसेना तो कहिए 1.5 महीना हो गया शिवसेना को अभी शिव संपर्क करते हुए। शिव संपर्क भाजपा सरकार के खिलाफ ही जाके लोन माफी के लिए वो जा के लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंगें करा रहे हैं। और महाराष्ट्र का जो ऑपोजिशन है वो इस मूवमेंट को बाहर से क्योंकि किसान के खिलाफ बोलना संभव ही नहीं है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र की राजनीति वैसे भी किसान केंद्रित रही है। वो काफी एपीएमसी पॉलिटिक्स बहुत है वहां पे, मतलब मंडी के आसपास बहुत है। तो मंडी में जो कुछ हो रहा है उसके अगेंस्ट जाना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। तो इस मूवमेंट को बाहरी सपोर्ट बहुत है। एक इसमें एंगल ये भी है कि पहली बार मराठा लॉबी का जो प्रभुत्व है, शरद पवार उन सबका सहकारी संगठनों पे बहुत तगड़ा प्रभुत्व है, वो अब कमजोर पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार तालुका और पंचायत के स्तर पर अपनी तगड़ी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। एनसीपी का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिरा, अगर अभी जो हालिया दिनों के नतीजे देखें तो इसलिए भी थोड़ा पॉलिटिकलिटी हर कोई रेलेवेंट दिखना चाहता है। क्या है कि जब सरकारें स्कीम बनाती हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बनाती हैं, अनऑर्गेनाइज के लिए बनाती हैं। एग्रीकल्चर दोनों में से किसी में फिट नहीं होता है। तो सरकारी जो पॉलिसीज आती हैं जो कि व्यक्ति विशेष के लोगों के लिए, समाज वर्ग के लिए आती हैं, वो इनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, उनके लिए बनी ही नहीं होती। इसलिए डायरेक्टली मांग करते हैं कि हमारा लोन वेवर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। सरकारों ने एग्रीकल्चर को लेके पॉलिसी बनाई ही नहीं है। मतलब ये ट्रेडिशनल पॉलिसी नहीं बनाई, पॉलिसी तो लगातार बन रही है। कृषि नीति पॉलिसी है, पुरानी पॉलिसीज हैं। मतलब जैसे कि अमेरिका नहीं है, बाकी ने, अमेरिका तो बहुत ज्यादा सब्सिडी, अमेरिका तो बहुत संरक्षणवादी है किसानों के प्रति। अभी मैं कुछ ही दिनों पहले पढ़ रहा था, अमेरिका किसी भी देश से ऐसा कोई सौदा ही नहीं करता है जिसमें उनके किसानों को नुकसान हो। दूसरों को नुकसान करवा के सौदा करवा लेते हैं। लेकिन अमेरिका की जब हम बात करें तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अमेरिका ने कई बड़े कृषि सुधार भी किए हैं। उनके यहाँ जोतें बड़ी हैं, है ना, जो हमारे यहाँ चकबंदी प्रॉपरली हो गई है, मशीनें काफी आ रही हैं और भी चीजें हैं। इस शहरों से कनेक्टिविटी भी है। हमारे साथी विनय कुछ जोड़ना चाह रहे थे, बताइए फटाफट। ये कह रहा हूँ कि जैसे ये इसमें 5वीं मांग है किसानों, 4थी मांग है मतलब स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशन है,
तो ये स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो इसलिए नहीं होती, जो बात कह रहे थे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, कि स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसमें ये सिफारिश है कि जो मिनिमम जो वो क्या कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो दिया जाए, उसमें लागत प्लस 50% मुनाफा जोड़ के दिया जाए। लेकिन इन्हीं के खुद के ही इंस्टीट्यूट जो हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट, उनका ये एक कैलकुलेशन है कि एक क्विंटल गेहूं में लागत जो आ रही है वो आ रही है 2300 रुपए के लगभग और 1480 रुपए के लगभग इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य। दूसरी बात ये है कि स्वामीनाथन का मतलब होता अक्सर ये है कि हम लोग बोल देते हैं कि किसानों के जब सुधार की बात होती है कि स्वामीनाथन कमेटी पे बात होनी चाहिए, उनके रिकमेंडेशन मानने चाहिए। 2014 में जब इनका घोषणा पत्र था उसमें भी सबसे चमकीला पन्ना बीजेपी के घोषणा पत्र में ही नहीं बीजेपी का जो घोषणा पत्र था उसमें सबसे चमकीला पन्ना यही था कि स्वामीनाथन कमेटी के जो रिकमेंडेशन है उनको हम लोग लागू करेंगे। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस देश में 90% किसान जो हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में नहीं आते हैं, तो उनको फायदा किसी तरीके से होना नहीं। दूसरी चीज एड्रेस करने की जरूरत ये है कि जो खेत मजदूर हैं वो किसी भी तरीके से खेत मालिक नहीं, तो वो भी इस दायरे में नहीं आते हैं। बहुत ही छोटे छोटे चक हैं, उन पर खेती कर रहे हैं, उनको ज्यादातर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। कृषि में भी कैटेगरी करनी पड़ेगी, छोटे किसान, मझोले किसान। इसीलिए कई विपक्षी पार्टियों ने योगी आदित्यनाथ की आलोचना की और मुद्दों पर आलोचना मुझे समझ में आई, लेकिन किसान माफी पे मैं खुश हूं। बड़े किसान दुखी थे कि हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि लोन माफी हो जाएगी। क्यों बड़े किसानों की लोन माफी हो? इनके डिसीजन में, योगी आदित्यनाथ के डिसीजन में पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में सेग्रीगेशन कर सकते हैं ये, मतलब जिस तरीके का डिसीजन इन्होंने और जैसा विनय ने जिक्र किया कि किसान को एक सावधान 22 पसेरी नहीं तोलना चाहिए। किसान बोल दिया तो सब नप गया। किसान में बड़ा किसान भी है जिसकी बड़ी जोत है, थ्रेशर है, मशीनें हैं और हार्वेस्टर है, सब चीजें हैं। और वो किसान भी जो कहने के लिए जिसके पास 1-2 बीघा का, वो भी कच्चे बीघा का रकबा है। 12-14% किसान ऐसे हैं जिनकी लैंड होल्डिंग जो है 30 से 40%। ये जो लैंड जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो है ये बहुत खराब है इस देश में, और कभी भी सीरियसली इस देश में लैंड रिफॉर्म्स लागू नहीं हुए, भूमि सुधार हुए नहीं। बंगाल ने एक बार किया थोड़ा बहुत और उसकी फसल कई दिनों तक काटी। भारत का बंगाल में जो हुआ है वो 84% है। और नीतीश ने वादा किया, सरकारिया या पता नहीं कौन सी कमेटी बनाई थी। सब्सिडी का फायदा भी किसानों को नहीं मिलता है, क्योंकि किसानों वो लैंड होल्डर्स हैं ही नहीं। जो असली लैंड होल्डर हैं सब्सिडी उनके पास पहुंचती है। जो मेजोरिटी किसान हैं वो मतलब उनका कहीं नाम ही नहीं है किसी। उसमें अब एक सुधार ये हो रहा है कि जैसे जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर वाली चीज है कि यूरिया आप मार्केट रेट पे खरीदी है उसमें, तो उसका फायदा ये कि आपकी जितनी जोत है, खसरा खतौनी में जितना दर्ज है, आपका अकाउंट उससे लिंक हो जाएगा, तो सीधा उतना ही पैसा जाएगा, किसानों को ही जाएगा जो खेती कर रहे हैं जो हैं जो बटाईदारों को। वही मैं कह रहा हूँ ना कि उसमें बटाईदार, जैसे सपोज मान लीजिए मेरे पास 10 बीघा है, आपने मुझसे बलकट पे ले ली तो पैसा तो मेरे पास आएगा। लेकिन देखिए इतना भी 2 और 2 5 नहीं हो जाता इतनी आसानी से। जब आप मुझसे बलकट पे लेंगे तो आपको भी समझदारी कि अब कैश ट्रांसफर तो इसकी जोत में आ रहा है, तो रेट भी उसी हिसाब से होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि इसको बहुत सरल ढंग से ना खारिज किया जाता है ना एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा जो भूमि संबंध है आपस में, जो बलकट पे ले रहे हैं वो दरअसल भूमिहीन किसान है। नहीं ऐसा नहीं। देखिए जो ये बलकट पे जो ले रहे हैं वो भूमिहीन किसान नहीं है, वो छोटे किसान हैं और उनके पास श्रम, समय और इच्छा शक्ति है। तो हमारे पास 10 बीघा है पर मेरे पास मवेशी है, मेरे पास ट्रैक्टर है, तो मैंने 10 इनकी ले ली क्योंकि ये शहरी बाबू हो गए हैं। 5 इनकी ले ली है, नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बड़ी है। मेरा जो बुंदेलखंड का अनुभव है जिसके किसानों का बार बार जिक्र किया जा रहा है आजकल, वो ये है कि जो बहुत छोटा किसान है ना, वो अब इसीलिए दूसरी तरफ जाने लगा है, दूसरी तरफ माइग्रेट करने लगा। साल से जब मैं मतलब किसान आत्महत्या की जो कवरेज में था, तो मेरे ये देखने में आया ज्यादा लोगों पे मार जो किसान आत्महत्या, जिन लोगों किसानों ने आत्महत्या की है, वो वही लोग हैं जिन्होंने बलकट पे या बटाई पे या अधिया पे बलकट पे जमीन ली। आधे मामलों में बैंक से उनको प्रॉपर ऋण भी नहीं मिला, आधे में बैंक के ऋण वसूली के तरीके गलत थे। तो वो किसान जो है वो ज्यादा मतलब वो रिसीविंग एंड पे इस पूरे के पूरे एग्रेरियन क्राइसिस के। तो है। और मॉनसून पे निर्भरता, पानी कमी, वो सारे मामले भी हैं। क्लोजिंग रिमार्क सर, क्लोजिंग रिमार्क तो नहीं है मेरे पास, पर मैं एक जो बात अभी डिस्कशन चल रहा था बड़ा किसान और छोटा किसान, उस मूवमेंट, इससे पहले की गलतियों का सबक शायद इस मूवमेंट में किसान क्रांति मोर्चा ने लिया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी जो वहां पे ग्राउंड लीडर्स हैं उनसे एक से बात हुई थी, उन्होंने इस बात का बिल्कुल मेंशन किया और अंडरलाइन करके उन्होंने मेंशन किया कि इस मूवमेंट ज्यादातर ये होता है कि जब सड़क पे किसान को उतरना होता है तो छोटा मोटा वो बस में भर के ले आते हैं, बटेदार है जो भी आ गए। इस मूवमेंट में ये हुआ है कि 2 साल में इतना नुकसान उठाया महाराष्ट्र में किसानों ने कि बड़े किसान के पास भी
कोई क्या कहेंगे कि सेविंग्स नहीं है, तो वो मजबूरन उनको भी इस मूवमेंट में शामिल होना पड़ा है। और खबरें ये भी हैं कि जिन किसानों ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया होगा पहले, जिनके पास कोल्ड स्टोरेज वगैरह है, उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक एपीएमसी में नहीं बिक जाता है तब तक आप हमारे यहाँ रख लीजिए। अच्छा, ये तो है ये भावना, ये जी, तो इससे पहले जब हम तैयारी कर रहे थे तो आपने पार्टिसिपेशन पे पूछा था, तो इस मूवमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत तगड़ा है। कम से कम जहां ये 2 डिस्ट्रिक्ट मैंने गिनाए थे वहां पे सतारा में भी और कोल्हापुर में भी हमको सुनने मिला था, है ना। तो अगर, और ये बहुत सीरियस बात है, हमने पुणे के जो डेयरी मैनेजर हैं, अब एक पुणे जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ है ना, इसके कातरज डेयरी के मैनेजर से हमारी बात हुई थी। इन्होंने कहा था कि अब तक के उनके चिलिंग प्लांट्स को दूध मिला है सुबह तक के, पर यदि ये रुक जाता है तो पुणे जैसे बड़े शहरों में भी 2 दिन का उनके पास स्टॉक है, तो ये जो आपके सुबह जो दूध देने आता है वो तो आ नहीं रहा है वहां पे, पर जो पैकेट वाला दूध है वो भी 2 ही दिन का बचेगा, है ना। तो इसकी ग्रेविटी को इस तरह से फिर समझ लिया जाए। जय जवान जय किसान, बड़ा सुंदर सा नारा लगता है, लुभावना सा। कैसा होता है किसान? वैसा नहीं होता है जैसे यशराज की फिल्मों में दिखता है। हर कोई धवल कपड़े पहने हैं, शस्य श्यामला भूमि है, खेत लहलहा रहे हैं, सबके दरवाजे पर मजबूत दुधारू मवेशी बंधे हैं। किसान कैसा होता है आपने इन तस्वीरों और खबरों से देख लिया होगा। अगली बार जब कोई हुक्मरान इन किसानों की बात करे तो आंखों में आंखें डालकर पूछिएगा, पूरे हक से पूछिएगा, ताकि सुबह सवेरे जब आप उठें, अपने टैब, अपने मोबाइल, अपने टीवी, अपने लैपटॉप, अपने अखबारों पर समाज का हाल जानने के लिए फिक्रमंद हों, तो आपको पता हो कि सिंगल या डबल कॉलम में जिस किसान को निपटा दिया जा रहा है, अगर वो आपको निपटाने पे आ गया, उसको तो भूख की आदत है, तो 3 दिन में ही आप बिलखने लगेंगे। इसे चेतावनी समझिए या एक आग्रह समझिए कि आप भी किसानों के मुद्दे पर भले ही सीधे ना जुड़े हों, जागरूक हों। thelalantop.com से देश के एक और असल मुद्दे और उस पर बहस के साथ एक बार फिर आपके बीच हाजिर होंगे। लगातार बने रहिए इस तरह की खबरों के लिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके दम से ही हम में हौसला बढ़ा हुआ है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, यह है मेरे साथी ऋषभ, प्रतिपक्ष और विनय सुल्तान, और इस पूरे मामले की हमें जानकारी दे रहे थे मेरे नौजवान दोस्त निखिल। कैमरे के पीछे हमारी एक और नई साथी शुभी। शुक्रिया।